बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी में हम काफ़ी आगे तक चले गए हैं। हमने सबसे पहले सैलरी की एक डेफिनेशन देखी थी जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट डिस्कस हो रहे थे। अब वन बाय वन हम इसी को आगे लेकर चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 हमें बता रहा था कि यार सैलरी, पे, वेज, रेन्यूमरेशन, जो मर्जी नाम रखें वो सैलरी है, टैक्स में शामिल हो जाएगी। मसलन किसी सवाल में आ जाए कि जनाब मिस्टर फलां को ओवर टाइम मिला है या बोनस मिला है या कमीशन मिला है या फी मिली है या ग्रेजुटी मिली है या वर्क कंडीशन सप्लीमेंट मिला है, तो ये सब चीज़ें टैक्सेबल हैं, सिवाय इसकी कि इसकी कहीं हम कोई एग्जाम्पशन डिस्कस कर लें। जैसे कल हम ग्रेजुटी डिस्कस करके गए थे कि ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जाम। अगर कोई लिमिट कहीं आ गई है तो ठीक है। अभी जैसे अगर हम अभी तक देखें तो हमने बोनस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, पे के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, वेजेस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें टैक्स होती जा रही है, टैक्स होती जा रही हैं। हाँ, किसी चीज के बारे में कोई बात आ जाएगी तो फिर उसकी ट्रीटमेंट हम उस पॉइंट के मुताबिक कर रहे हो। फिर दूसरा पॉइंट हमने लिया था जनाब, एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और कोई भी पर्क्स। अब कौन कौन से पर्क्स थे सेक्शन 13 के अंदर हमने पढ़ लिया। कन्वेंस आ गया, अकोमोडेशन आ गया, यूटिलिटी आ गया, डोमेस्टिक सर्वेंट आ गया, इंटरेस्ट फ्री लोन आ गया, फिर लाइबिलिटी पेड बाय एम्प्लॉयर आ गया, फिर सेल्फ हायरिंग आ गया, फिर करते एसेट ट्रांसफर आ गया, फिर एनी अदर पर्क्स आ गया। ये सारी बातें यहाँ आ गई, ठीक है ना। अगर कहीं नहीं जिक्र आया तो एनी अदर पर्क्स वाला रूल लग जाएगा उसको। फिर हम और आगे चले जनाब, एनी अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटी, ये बातें पढ़ लीजिए अपने कल। फिर हमने कल इसी के अंदर हम बात कर रहे थे क्या जी, any amount of any expenditure incurred by an employee that is paid or reimbursed by the employer, ये वाली बात हो गई। any amount of any profit in lieu of or in addition to salary including any consideration for the person engaging into entertainment, ये वाली अब सारी बातें हम आगे लेकर चल रहे हैं। और हम कल पहुंच गए थे रिटायरमेंट से रिलेटेड जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उस टाइम पर क्या बातें हो रही हैं। कल हमने बात की थी सबसे पहले ग्रेजुटी की। ग्रेजुटी को हमने समझा कि यार ग्रेजुटी कहते किसको है, तो पता चला जो रिटायरमेंट के टाइम पर लमसम एक पेमेंट मिलती है उसको हम ग्रेजुटी कहते हैं। तो फिर ग्रेजुटी हमने कहा जी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिले तो फुली एग्जाम, अगर ग्रेजुटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, अब इसका मतलब है ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जिक्र हो रहा है, प्राइवेट लोगों का जिक्र हो रहा है। अगर कोई इदारा ग्रेजुटी फंड मेंटेन करना चाहता है और वो कमिश्नर से उसकी अप्रूवल ले ले तो फिर दोबारा इसका स्टेटस भी क्या बन गया, एक किस्म का इस सेंस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला बन गया, यानी फुली एग्जाम। और अगर आपने ये एग्जाम्पशन ली है, ये अप्रूवल ली है बोर्ड से, तो फिर 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होगा। और अगर आपने ली नहीं है अप्रूवल और आपने मेंटेन कर लिया है तो फिर वो 75,000 और whichever is lower। फिर अगर कहाँ ये वाली 75,000 वाली भी एक्सेप्शन नहीं लगेगी, उसके 4 पॉइंट हमने अलग से पढ़ लिए थे। एनी पेमेंट रिसीव बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो कहता है अगर कोई डायरेक्टर को आप क्या दे रहे हो, ग्रेजुटी का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। कौन सी ग्रेजुटी, अनरिकॉग्नाइज्ड, तो वो भी एग्जाम्प्ट नहीं होगी। तो उसने कहा कि नहीं एक डायरेक्टर को होगी जो रेगुलर एम्प्लॉय होगा, जिसे हम कंपनी लॉ जब आप पढ़ेंगे ना, इस डायरेक्टर को हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं, यानी वो डायरेक्टर। अच्छा एक बात ऐसे समझे, जो डायरेक्टर्स होते हैं ना बीओडी, वैसे तो कंपनी लॉ में जाके आप तफसील पढ़ेंगे, ये जो बीओडी के लोग हैं ये रोज कंपनी नहीं आते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, दे आर मैनेजर ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। इनकी मीटिंग होती है और कंपनी लॉ के तहत हर क्वार्टर में यानी 3 महीने में एक मीटिंग होती है। तो आप ऐसे थ्योरेटिकली समझें, इन्होंने 3 महीने में एक दफा कंपनी आना है, ठीक है ना। और एक बंदा है आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है और उसे डायरेक्टर भी रखा हुआ है, वो तो रोज आ रहा है, उसकी ग्रेजुटी एग्जाम्प्ट है।
क्योंकि वो तो एम्प्लॉय है, हमने उसे एम्प्लॉय के साथ साथ डायरेक्टर रखा हुआ है, ठीक है ना। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सच कंपनी, उसको निकाला है बीच में से। इसका मतलब है जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो तो बीच में ही शामिल है। ये सारी बातें कल हम कर गए थे, पेंशन की बातें भी कर गए थे। फिर हमने जनाब कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन की बात भी हो गई थी आज हम, और ये वाला सवाल भी हमने कल कर लिया था सॉल्व। आज हमने असल मेन इसमें से, यानी जब सवाल आएगा तो ये उसमें शामिल होगा ही होगा ये पॉइंट, दैट इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का एक बड़ा हिस्सा क्या है? प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड नॉर्मली कैसे काम करता है? वो कहते हैं प्रोविडेंट फंड जो है ना, इसका तरीका ये होता है कि हम एम्प्लॉई से कुछ कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं, उसकी सैलरी में से पैसे काट लेते हैं। मसलन हमने एम्प्लॉई को कहा कि यार आपकी सैलरी का 10% हम पैसे काटेंगे और ये पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? मैंने कहा ठीक है जनाब। उन्होंने कहा लेकिन ऐसे नहीं है, हम भी 10%, ऑर्गेनाइजेशन भी 10% डालेगी और इस पैसे को उठा के इन्वेस्ट कर देंगे ताकि इंटरेस्ट कमाएं इसके ऊपर। अब इसमें से जब आप पेमेंट लेंगे रिटायरमेंट के टाइम पर या हो सकता है ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है ना, इस पेमेंट की टैक्सेशन का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब है प्रोविडेंट फंड में हमने 4 बातें पढ़नी है। नंबर 1, जो एम्प्लॉय ने पैसे डाले हैं इस पर टैक्स लगना है या नहीं लगना। जो एम्प्लॉयर ने पैसे डाले हैं इस पर टैक्स लगना है कि नहीं लगना। जो इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कमाया है इसके ऊपर टैक्स लगना है कि नहीं लगना। और क्या ये टैक्स पेमेंट बेस पे लगना है या अक्रूवल बेस पर लगना है। फिर ये वाली बात रेलिवेंट होगी। अगर अक्रूवल पर लगना है तो फिर इस पर साथ साथ टैक्स लगता जाएगा, फिर ये बात इररेलेवेंट हो जाएगी। और अगर पेमेंट बेस पर लगना है फिर ये 3 इररेलेवेंट हो जाएगी और ये रेलिवेंट हो जाएगी। ये बात समझ आई है? अभी जैसे हम आगे चलेंगे तो बात क्लियर होना शुरू होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बात करते हैं जी प्रोविडेंट फंड में। अच्छा, एक तो बात ये कर ली कि प्रोविडेंट फंड में कितनी बातों को पढ़ना है। ये 4 बातें देखनी है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, इन बातों को देखना है, ठीक है ना। फिर साथ ही देखना है यार प्रोविडेंट फंड है कितनी किस्म के। तो फिर वही, एक गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड है, एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। लफ्ज रिकॉग्नाइज का मतलब है अब हमने अप्रूवल ले लिया है, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज का मतलब है अप्रूव्ड, लेकिन लफ्ज आपको पता है हम हर सब्जेक्ट में उसकी वोकैबुलरी यूज करते हैं ना, तो लफ्ज अप्रूव नहीं लिखेंगे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। लेकिन ग्रेजुएटी में क्या करे थे? अप्रूव्ड बाय, ठीक है ना, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? रिकॉग्नाइज। हालांकि रिकॉग्नाइज का मतलब अप्रूव्ड ही है। और फिर आ गया अनरिकॉग्नाइज, ठीक है ना। वो कहते हैं जो गवर्नमेंट, ये 3 तरह के प्रोविडेंट फंड हो गए। हर प्रोविडेंट फंड में 4 बातें पढ़नी है। बात समझ आ गई? छोटे छोटे पॉइंट समझ आ रहे हैं जहन में? हमारा टोटल एजेंडा क्या आज का? 3 तरह के प्रोविडेंट फंड है, हर प्रोविडेंट फंड में 4 बातें हैं। इसका मतलब है 12 डिफरेंट है जो हमने पढ़ने हैं कि टैक्स कितना लगता है, ठीक है ना जी। अब आते हैं 1 बाय 1 गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। 4 बातें। एम्प्लॉय के साथ क्या सलूक करना है? नो ट्रीटमेंट एज द अमाउंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन। अच्छा जरा देखें क्या लिखा, नो ट्रीटमेंट, ये नहीं लिखा एग्जेम्प्ट। नो ट्रीटमेंट का मतलब है कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ करने की क्यों जरूरत नहीं है? हम जब ये कह रहे थे ना, एक एम्प्लॉय की सैलरी है 2 लाख रुपया और इसे 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 24 लाख रुपया टैक्सेबल सैलरी में ऐड कर दिया। इसमें से 10% उसने कटवा कर प्रोविडेंट फंड में डाला था, तो 2,40,000 जो प्रोविडेंट फंड में गया वो तो ऑलरेडी हम उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। ग्रॉस अमाउंट ऑफ सैलरी हमने ऐड की हुई है,
तो ये लफ्ज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो एम्प्लॉय पैसे डालेगा एग्जेम्प्ट हो गई है, ये नहीं लिखा हुआ, इसीलिए लिखा हुआ नो ट्रीटमेंट। अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सैलरी, सैलरी में पहले ही अमाउंट शामिल है भाई, तो इस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पर टैक्स लगेगा, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट पहले लग गया हुआ, पॉइंट नंबर 1 में लग गया हुआ। बात समझ आ गई है? अब आ गया जनाब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इदारे ने जो पैसे डाले, लेकिन यहाँ इदारा कौन है? गवर्नमेंट। वो कहता है एग्जाम्प्ट, 10% एम्प्लॉय के काटे या 5% एम्प्लॉय के काटे, 5% गवर्नमेंट ने दे दिए, लेकिन वो कह रहे कि नहीं ये बस कोई बात नहीं एग्जाम्प्ट है। हालांकि नॉर्मली तो सैलरी में ऐड हो जाना चाहिए था ना, जो सारा मिजाज चल रहा है, वो कहता नहीं एग्जाम्प्ट। अब ये दोनों पैसे उठाकर हमने इन्वेस्ट करने शुरू किए, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करने शुरू किए। इसकी बुक कीपिंग अलग अलग कर रहे होंगे, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, आपके इतने पैसे पड़े, आपके इतने पैसे पड़े, आपके इतने पैसे पड़े, ये प्रोविडेंट फंड में पैसे पड़े हैं। ये वही जगह आ रही है जिसका हम कह रहे थे कि अगर इस पर हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इंटरेस्ट फ्री लोन में बात पड़ी थी ना हमने। अब आगे इंटरेस्ट की बात, कहते कितना इंटरेस्ट है, कहते गवर्नमेंट है, कोई बात एग्जेम्प्ट है। तो आप तो सारे वलीउल्लाह लोग हैं, ये तो वो थोड़े कहते हैं। तो जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है वो भी एग्जेम्प्ट है, जितना मर्जी इंटरेस्ट इस पर अर्न हो जाए वो भी एग्जेम्प्ट है। तो जब पैसे मिलेंगे, जरा गौर करें, जिस जिस चीज पर टैक्स लगना था वो साथ साथ लगता जा रहा है। एक शख्स पिछले 20 साल से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 20 साल से इस वाली अमाउंट पर टैक्स लगी जा रहा है, इस पर लगना ही नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। अब जब पैसे मिले तो एग्जेम्प्ट होने चाहिए ना, क्योंकि इनमें 3 चीजें मिली हैं इसे। एक एम्प्लॉय के पैसे वापस मिले हैं जिस पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया हुआ है, एक एम्प्लॉयर ने जो पैसे डाले थे वो एग्जेम्प्ट है, एक इंटरेस्ट मिला है वो भी एग्जेम्प्ट है, तो इसलिए जब पेमेंट मिल रही है वो भी एग्जेम्प्ट है। बात समझ आ गई? अब देखना ये है, एग्जाम में देखना कैसे है, तवज्जो रखेंगे। मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है। देखना ये एग्जामिनर ने सवाल कहां से बनाया है। अब सवाल 2 तरह के बन सकते हैं। एक इन सालों का सवाल है जब अभी प्रोविडेंट फंड का पैसे कट रहे हैं, वो कहता है जी एक मिस्टर एक्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 2.5 लाख रुपया पर मंथ थी, एम्प्लॉयर ने 10% पैसे काट लिए हैं, इतने ही एम्प्लॉयर ने डाल दिए हैं, और इस साल 3 लाख रुपया इंटरेस्ट भी आया। तो अभी तो ये वाला साल चल, ठीक है ना। हमने क्या करना था, एम्प्लॉय की इनकम ऑलरेडी टैक्स ले लिया हमने, एम्प्लॉयर एग्जाम्प्ट, इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट, ये रिसीट का साल नहीं है। और बाद दफा एग्जामिनर सवाल बनाएगा, इस साल गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय था, उसे 1.5 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड से मिला है, अब यहाँ खड़े हैं, अब भी एग्जाम्प्ट है। सवाल 2 टेन्योर में से बन सकता है, एक जब प्रोविडेंट फंड के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वहां का सवाल है, और एक ईयर ऑफ रिसीट का सवाल है। दोनों सूरतों में कुछ नहीं करना, ठीक है ना। नॉर्मली प्रोविडेंट फंड के पैसे भी, नॉर्मली जनरली प्रोविडेंट फंड के पैसे कब मिलेंगे? रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेंगे। तो क्या रिटायरमेंट वाले ईयर का सवाल बना है, तब भी एग्जाम्प्ट है। और एक है रिटायरमेंट वाले ईयर का सवाल नहीं, किसी दरमियान वाले ईयर का सवाल है, तब भी सब कुछ एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब है ये वाला सवाल नहीं आना, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं करना ना, आने को तो कुछ भी आ सकता है, तो मैं वैसे ही इज़राए मजाक कह रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना। इससे ज्यादा टेक्निकल बात कौन सी है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट। 95% जब भी एग्जाम में आएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आया करेगा, ठीक है ना। इसमें फिर वही 4 बातें, एम्प्लॉय ने पैसे डाले हैं जनाब, वो कहते हैं ये तो 7 टैक्स हो रहे हैं, कहते हैं एम्प्लॉयर ने पैसे डाले, कहते हैं वो आगे ना चोर इकट्ठे होकर, अगर तो प्राइवेट वालों को तो चोर समझते हैं कि ये जनाब कोई कहानी करा देंगे और टैक्स बचाने का कोई जरिया ढूंढ लेंगे, ये असल में सैलरी कम करके प्रोविडेंट फंड में ज्यादा पैसे डाल रहे होंगे। अब ये फियर है लेजिस्लेटर के प्राइवेट लोगों के बारे में, वो हमें आजाद नहीं छोड़ रहा, अपनी बारी है, कहता जितने मर्जी पैसे डाले कोई परवाह नहीं, हमारी बारी आई है, कहते ठहर जाए यार, ऐसे शौक है तुझे, ठीक है ना। और कहता जनाब आप पैसे जरूर डालें, लेकिन आपको एक लिमिट बता रहे हैं,
आप एक एम्प्लॉय को एक साल में प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख रुपया या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, विच एवर इज लोअर, बस इतने पैसे डाल सकते हैं। इससे अगर ज्यादा आपने कंट्रीब्यूट किए हैं तो वो सैलरी में ऐड करेंगे। बात समझ आ रही है? देखिए जरा, अब यहां से कहानी शुरू हुई है। असल में वो कहता है भाई एक बंदा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी जो है वो है 1.5 लाख रुपया। हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, ये कितनी आ गई थी? 18 लाख रुपया। और वो कहता वैसे ना इस साल महंगाई बहुत हुई थी तो हमने हर एम्प्लॉय को 2 लाख रुपया महंगाई अलाउंस दे दिया था, डियरनेस अलाउंस दे दिया था। दिया होगा तो बता देगा, नहीं दिया तो इसका मतलब है नहीं दिया हुआ। वो कहता है इन दोनों का टोटल लगा लो। वो कहता है ये रेफरेंस पॉइंट है फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। वो कहता है भाई इसका 1/10 मीन 10%, इसका मतलब है 2 लाख रुपया आ गया। ठीक है, और फर्ज करें ये तो है अलाउड लिमिट, मैक्सिमम अलाउड लिमिट, एक तरीका, और दूसरा आ गया 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। किससे माइनस करें? एक्चुअल अमाउंट से। वो कहता है प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने 3 लाख रुपया डाला है, पहले तो एक्चुअल उठाना पड़ेगा ना। एम्प्लॉयर ने पैसे दिए कितने प्रोविडेंट फंड में? 3 लाख रुपया। वो कहता है इसमें से क्या एग्जम्प्ट है? वो कहता है इन दो में से लोअर, इसका मतलब है 1.5 लाख, तो बाकी का 1.5 लाख सैलरी में ऐड हो जाएगा साथ हर साल। 2017 की सैलरी में 17 का चला जाएगा, 18 में 18 का चला जाएगा, 19 में 19 का चला जाएगा, ऐसे साथ टैक्स लगी जा रहा है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे भी टैक्स लग गया। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो एक लिमिट से ऊपर की थी उस पे भी टैक्स लग गया। कुछ बात समझ आई है? अब रह गया इंटरेस्ट। अब प्रोविडेंट फंड में ना पैसे इकट्ठे हुए जा रहे हैं। जाहिर है अगर फर्ज करें पहला ही साल था तो अभी भाई 2 लाख मैंने डाला है, 3 लाख एम्प्लॉयर ने डाला है, 5 लाख का फंड बना है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आया होगा इस साल। फिर अगले साल जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे, जैसे आप क्यूएम के अंदर एन्युइटीज परपेचुइटीज पढ़कर आए ना, अमाउंट ग्रो करना शुरू कर देगी। वो कहते हैं उस साल का इंटरेस्ट देखना है कितना अर्नड हुआ है, रिसीव्ड नहीं, अर्न कितना, यानी प्रोविडेंट फंड में कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ इस साल। वो कहता है यार ये भी एक लिमिट तक आप लगा सकते हो। एग्जाम्ड हायर ऑफ 16% इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस, क्योंकि हर साल बैलेंस इकट्ठा होते जा रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, पढ़कर आए हैं। वो कहते हैं उस पर 16% या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। लेकिन यहाँ पर विच एवर इज हायर आप माइनस कर लें, किसमें से? एक्चुअल इंटरेस्ट में से। अगर उससे भी ज्यादा है तो रिमेनिंग आपका टैक्स लग गया साथ 2016 का 16 में, 17 का 17 में, 18 का 18। बात समझ आ गई है? अब जरा कह रहा हूं, एम्प्लॉय की सैलरी पर जो टैक्स लगना था लग गया। एम्प्लॉय की जो टैक्स लगना था लग गया। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन अगर अलाउड लिमिट से ज्यादा है उस पर भी टैक्स लग गया। इंटरेस्ट अगर अलाउड लिमिट से ज्यादा है उस पर भी साथ टैक्स लग गया। अब एक बंदा रिटायर हुआ, उसको प्रोविडेंट फंड से पैसे मिले, क्योंकि साथ टैक्स दिया हुआ हमने हर चीज का भाई। गवर्नमेंट ने इकट्ठा एकदम ज्यादा सारा टैक्स लेने की बजाय हर साल छोटा टैक्स जितना बन रहा था अलाउड लिमिट से, आप जितना अबव थे आपकी इनकम में ऐड होके 2022 का 22 में लग गया, 23 का 23 में लग गया। तो जाहिर है अब जब पैसे मिले तो एग्जम्प्ट हो गए। कहानी समझ आइए? फिर देख लें, अब यहाँ सिर्फ एक बात सीखनी है कि यार ये परफॉर्म कैसे करना है आपने। तो सबसे पहली बात याद रखें,
एम्प्लॉयर की एक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखनी है और उसमें से लोअर ऑफ 2 माइनस कर देना। फिर इंटरेस्ट की एक्चुअल अर्निंग देखनी है और उसमें से हायर ऑफ 2 माइनस कर देना। बाकी ये भी एग्जाम्प्ट है और इसकी कोई ट्रीटमेंट है नहीं। थोड़ी सी बात समझ आई होगी आपको। अभी मैंने यहाँ अनरिकॉग्नाइज भी लिखा है, लेकिन मैं अनरिकॉग्नाइज को भी रीड नहीं कर रहा, बल्कि पहले एक सवाल को टेकअप करते हैं ताकि आपको ये यहाँ तक की बात समझ आए कि हाउ टू सॉल्व इट। तो आप पेपर निकाल लें। कॉपी निकाल मैं करने लगा ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बच्चे आप शुरू में कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं आपका क्वेश्चन लेना भूल गया हूँ। सॉरी, रिसीव और रिसीवेबल। हाँ, कहाँ लिखी हुई है? नहीं। अच्छा देखें, कॉपी पे इधर देखें, किताब में आई कि आपकी किताब में देखें। नहीं, वेबसाइट पर देखें। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं एक चेंज तो नहीं आ गई। रिसीव्ड ही लिखे ना? हाँ, वो रिसीव्ड ही है। वो वेबसाइट को मैं देख लूंगा कि कहाँ से आपने पढ़ा, या आप मुझे लिंक सेंड कर दें, मैं वो वहाँ से देख के बताऊंगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर कामरान इज 40,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस इज 4,000 पर month. Employees contribution in provident fund is 5,000 per month, and the same amount is contributed by employer. Interest credited during the year is 18,000 at the rate of 18% per annum. The fund is recognized. यहां से पता चलेगा उसूल कौन से वाले लगा, ठीक है ना? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक होगी बात ना? सबसे पहले तो बुनियादी काम किया ना, सबसे ऊपर हेडिंग लगाए मिस्टर कामरान, नाम लिखें, शाबाश। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और टैक्स ईयर कोई एक होगा, लेकिन आप लिख लें टैक्स ईयर, ताकि आपको याद रहे कि ये तीन बातें हमने हमेशा ऊपर लिखनी है। जी बच्चे, रिसीव तो हुआ नहीं है, पहले यूज भी नहीं कर सकते। करते हैं अभी, करते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा जी, नाउ सबसे पहला काम जी, बेसिक सैलरी पिक की हमने, लिखें जी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12, 4,80,000 आ गया जी। लिखें, लिख कर चलें आप सब लोग। जो कह रहे हैं घर जाके जी मुश्किल लगता है, ऐसी की तैसी कैसे मुश्किल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टेस्ट में तो लगना है मुश्किल, जो आंखी से ना टपका तो फिर लहू क्या है। अगर टेस्ट में मुश्किल ही ना लगा तो फिर वो टेस्ट तो किसी काम का टेस्ट नहीं है। अच्छा जी, आगे चलें जनाब। दूसरी बात आ गई डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मल्टीप्लाइड बाय 12। अब ये बात हमने हमेशा सवाल पढ़ते हुए गौर करना है कि यार बाद दफा ना वो कुछ बातें मंथली बता देता है, कुछ एनुअली बता देता है, तो मक्की पे मक्की मार के मल्टीप्लाइड बाय 12 नहीं करा ना हमने, ठीक है ना? देखना है कि ऑलरेडी एनुअल है या कैसे है। इन दोनों का टोटल लगा लिया है। ये हमारे रेफरेंस पर्पस के लिए है, जिसका हमने 10% लेना है या 1/3 लेना है, ऐसे ही है ना? अच्छा जनाब, अब आ गया जी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। अगर ये लिख कर हम आगे डैश लगा दें तो हमें आसानी रहेगी याद रखने में। आप लिखें एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है जो है या इस पे बाद में आते ना, ये 5,000 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन लिखें, ये भी एम्प्लॉयर की बात हो रही है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन
5000 मल्टीप्लाइड बाय 12 और आगे लिखे नो ट्रीटमेंट, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे कि यार ये मैंने इग्नोर क्यों किया है, क्योंकि ये तो यही शामिल आ गया ना, 480 जो पूरा ले लिया हुआ है, ये ग्रॉस अमाउंट है ना, बात समझ आ रही है। अब आ गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और आपने 5000 लिखना है, 4 नहीं लिखना, जाहिर है ऊपर 5 आ रहा है, ठीक होगी बात। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 60,000 आ गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब हम ऐसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये एक्चुअल अमाउंट है कितनी, 60,000। अब वो 2 पॉइंट लगेंगे। पॉइंट नंबर 1 1,50,000, पॉइंट नंबर 2 इन दोनों का टोटल और उसका 1/10 लगाएं जी। 4,80,000 जमा 48,000, 5,28,000, तो कितना बन गया 10%, 52,000 विच एवर इज। तो इसका मतलब है इस 60,000 में से 52,800 माइनस हो जाएगा और बाकी क्या बचा, 7,200 सैलरी में ऐड हो जाएगा। ऐसे परफॉर्म करना है। वर्किंग करनी कैसे है, पहले एम्प्लॉयर ने जो पैसे डाले हैं वो उठाने हैं एक्चुअल के नाम पे, ठीक है ना, एक्चुअल के नाम पे वो आ जाएंगे। फिर नीचे 2 कैलकुलेशन करनी है, कौन कौन सी, 1.5 लाख वाली और 10% वाली। 10% के टाइम पर बेसिक सैलरी में सिर्फ डियरनेस अलाउंस शामिल करना है, बोनस, कमीशन, कन्वेंस और कोई चीज शामिल नहीं करनी, ठीक है ना। लॉ ने हमें क्लियरली बताया किसका 10% लेना है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। अच्छा जनाब, ये 1.5 लाख आ गया, ये आ गया, तो क्या ऐड कर दिया जी। अच्छा आप लोगों ने क्या किया, अच्छा हमने वहां 48 लिखा होता इसलिए 0 आ गया, ठीक है ना, हमारा 7,200 एडिशन आ गई। क्लियर होगी बात क्या नहीं, ओके आगे चले। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना डाला है जनाब, इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट है, 18,000, ये तो आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमने लिया इंटरेस्ट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, हायर ऑफ, हायर ऑफ किसका, हायर ऑफ 16% ऑन बैलेंस, ठीक है। अब जरा तवज्जो करें, जरा वो जो क्यूएम पढ़कर आए हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। बैलेंस तो बताया ही नहीं फंड में कितने पैसे पड़े हैं, बैलेंस तो नहीं बताया उसने, लेकिन हम बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लफ्ज सीख कर आए आप, ग्रॉस अप करना, ठीक है। वो कहते हैं 18,000 रुपए मिले हैं जो कि 18% ही था, तो इसको डिवाइड करेंगे तो बैलेंस निकल आएगा, निकाले जरा। इसका मतलब है फिलहाल फंड में 1 लाख रुपया पड़ा था, जिसके ऊपर 18% जब इंटरेस्ट मिला तो वो 18,000 बन गया था। यानी आप अपने पास ऐसे फॉर्मूला लिख दें, अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, इसको तकसीम करेंगे तो आपके पास फंड का बैलेंस निकल आया करेगा, ठीक है ना। अमाउंट रिसीव्ड, कितने पैसे रिसीव हुए हैं, 18,000, किस परसेंट पे रिसीव हुए हैं, 18% पे, तो 18% से डिवाइड कर दिया। अगर वो कहता 20% पे हुए हैं तो फिर 20% से तकसीम कर देते। बात समझ आई ना। इससे क्या निकला है, बैलेंस निकला है। फंड में पैसे पड़े कितने थे, 1 लाख पड़े थे। अब लॉ क्या कह रहा था हमें, उसका 16%, इसका मतलब है ये आ गया 16,000 एक पार्ट, और बी पार्ट उसने कहा था 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, उसका 1/3, ये जो इसका टोटल लगाया था, ये कितना आ गया, 1,76,000, विच एवर इज हायर,
इस लिमिट तक अगर इंटरेस्ट आ जाता तब भी टैक्स में कुछ नहीं जाना था। हमारी जो अलाउड लिमिट थी 1,76,000 की थी, हमें तो सिर्फ 16,000 मिले, अभी 18 मिले, सॉरी 16 नहीं 18 मिले, ठीक है ना? नहीं, मिले कितने हैं? 18,000। मिले में से लिमिट माइनस करनी है ना, मिले में से लिमिट माइनस करनी है, जरा तवज्जो रखें। मिले कितने हैं? 18,000। अब वो कहता है कहीं ज्यादा तो नहीं हमारी लिमिट से दे दिए, अगर ज्यादा दे दिए होंगे तो उसूल क्या है? टैक्स लगेगा। वो कहता है लिमिट क्या थी? कहता है लिमिट आपने देखनी थी इन दो में से बड़ी फिगर। वो दो कैसे कैलकुलेट करने थे? 16,000 वहां कहानी आई थी कि बैलेंस पर 16% या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, विच एवर इज। इसका मतलब है 1,76,000 तक मिल सकते थे, तो क्या ऐड करें? कुछ ऐड नहीं, नथिंग विल बी एडेड। सिर्फ ये समझना है, सबसे पहले एक्चुअल उठाना है। एम्प्लॉयर ने एक्चुअल पैसे डाले कितने हैं? 60,000। अब देखना है एम्प्लॉयर की लिमिट क्या थी? 52,800। लिमिट से एक्सीड सैलरी। बात समझ आई है? फिर सुने, इंटरेस्ट मिला कितना है? 18,000। इंटरेस्ट की लिमिट कितनी है? एक्सीड किया है? नथिंग विल बी एडेड। 1,76,000 तक एग्जेम्प्ट हो सकता था। यानी अगर अभी ये शुरू का साल होगा ना, आगे चलते चलते जब फंड में पैसे इकट्ठे होते जाएंगे, हो सकता है पिछले साल से हमारे फंड में पड़े होते 1 करोड़ रुपया, बैलेंस 1 करोड़ होता। अब 1 करोड़ पर 18% कितना पैसे आए होते? 18 लाख आए होते, लेकिन लिमिट होनी थी 1 लाख। ऊपर वाला सारा क्या हो जाना था? सैलरी में ऐड। बात समझ आ रही है? लिमिट देखनी कैसे है और लिमिट अप्लाई कैसे करनी है, ये जानना है आपने असल में। इंटरेस्ट मिला है जो वो 18,000, तो फिर 16,000 हमारी लिमिट है, तो लोअर लिमिट क्या है? अभी मैं बताता हूँ, दो तीन परमुटेशन करूंगा ना, फिर समझ आएगी अभी आपको वो हुआ क्यों है, उसका रैशनल समझ आता है। पहले देखें कर क्या रहे हैं। एम्प्लॉइज की कंट्रीब्यूशन को सवाल में लिख के कह देना हमने नो ट्रीटमेंट। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कैसे देखनी है? एम्प्लॉयर ने पैसे डाले कितने हैं और लिमिट क्या थी? लिमिट की दफा देखना है विच एवर इज लोअर। इंटरेस्ट, हमारे फंड में इंटरेस्ट आया कितना है? लिमिट क्या थी? आया था 18,000। लिमिट क्या थी? दो चीजें देखनी थी। वो कहते हैं 16% तक दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो बैलेंस का 16% निकाला। 1/3 ऑफ डियरनेस अलाउंस प्लस बेसिक सैलरी तक दे सकते हो, विच एवर इज हायर। वहीं से कैलकुलेशन का फॉर्मेट चल रहा है। कुछ बात समझ आई है? जनरली जो शुरू के साल होंगे ना फंड के, आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं हुआ करेगा, क्योंकि लिमिट बहुत बड़ी है, 1/3 ऑफ सैलरी। लेकिन जब पैसे इकट्ठे होते फंड में ज्यादा सारे पैसे आ जाएंगे, फिर हो सकता है कभी आपको टैक्स लग जाया करे। अच्छा, अभी मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूं और आपको इसी की प्रैक्टिस करवाता हूं और आगे नहीं चलते। देखिए जनाब, इंटरेस्ट आ गया 18%, ये भी हम अपना कंटिन्यू करें ना। अब हमने लिमिट निकाली, हायर ऑफ 16,000, 1,76,000, 1,76,000 तक जा सकते थे, तो अपने अमाउंट एक्सीड नहीं की। क्लियर होगी बात? अच्छा, बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर असलम इज 20,000, डियरनेस अलाउंस इज 4,000 पर मंथ, employees contribution in provident fund is 6,000 per month and the same amount is contributed by employer. Interest credit during the year is 100,000 at the rate of 14% per annum. Fund is recognized. असल ये पकड़नी थी बात हमने। अब उसूल लगाने निकालें कॉपी लेना। बनाए जी, बेसिक सैलरी बनाए। बेसिक सैलरी कितनी है? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2,40,000। डियरनेस
maintenance allowance 4,000 per month multiplied by 12, 48,000 इन दोनों का टोटल लगा लिया है, क्योंकि इसका ही 1/3 लेना है और इसका ही 1/10 लेना है, ऐसी है ना। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले लिखा जी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। वैसे हम एहतियातन एम्प्लॉय लिखा करेंगे ताकि हमारी तैयारी रहे जहन में कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, और आगे लिखेंगे नो ट्रीटमेंट, ठीक है ना। फिर लिखा हमने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कितने पैसे डाले एम्प्लॉयर ने? 72 था। ये तो वो एक्चुअल अमाउंट है जो फंड में आई है। अब हमने देखना है अलाउड कितनी थी। अब क्या देखना है? कितनी अलाउड थी? एक रेफरेंस पॉइंट है 1.5 लाख, लोअर ऑफ 1.5 लाख एंड 1/10 ऑफ, इन दोनों का टोटल लगाएं 28,800, 28,800 तक दे सकता था एम्प्लॉयर, क्योंकि विच एवर इज, तो 72,000 में से 28,800 माइनस किया, एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन देने की लिमिट थी उसने 43,200 से एक्सीड की हुई है, उसके ऊपर हमने इस साल में टैक्स लगा दिया। अब इस वाली इलस्ट्रेशन के बाद आपके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और बाद में मेरे से नहीं पूछा सर फॉर्मेट बताएं कैसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मेट सामने आ गया, ऑब्वियसली वहीं करके लानी है। बाद दफा हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो कि हम कहें यार इसको वर्किंग नोट में ले जाते हैं, लेकिन ये वर्किंग हमने क्योंकि 3 लाइनों में हो रही है, ये हमने वहीं करनी है, ठीक है ना। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप पूछ लें। फॉर्मेट समझ आ गया? कैसे फॉर्मेट चल रहा है? एक्चुअल अमाउंट देखते हैं। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन डाली कितनी है? 72,000। उसमें से देखते हैं वो कितनी कंट्रीब्यूशन कर सकता था, उसकी लिमिट क्या है। लिमिट के वक्त उसूल पकड़ रहे हैं कि 1.5 लाख और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस विच एवर इज लोअर। अब उसने 72,000 रुपए डाले थे, लेकिन इस केस में 28,800 तक डाल सकता था, तो रिमेनिंग अमाउंट उठाकर लॉ ने क्या अज्यूम कर लिया? सैलरी में ऐड कर दी। क्या ये कैलकुलेशन करने में गलती कर लेंगे हम? सारे बच्चे जितनी मरी हुई जवाब निकला है आप लोगों का, उसी से पता चल रहा है कितना सही होना है सवाल। हाँ जी, ये कैलकुलेशन कर लेंगे? अभी भी नहीं हुआ, इसका मतलब है अभी भी। अच्छा चलें जरा, अब क्या रह गया पीछे? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी? सबसे पहले सवाल में से क्या उठाना है? इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कितना हुआ है, कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। पहला पॉइंट तो ये वाला आया, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये वाला आया, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 1 लाख। दूसरा पॉइंट बैलेंस पर 16% इंटरेस्ट लग सकता था, तो पहले बैलेंस पता करना पड़ेगा कितना था। बैलेंस पता करना पड़ेगा कितना था। कैसे निकलेगा? अमाउंट को डिवाइड करेंगे रेट से, यहाँ से बैलेंस निकल आएगा हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा जनाब, कैसे बैलेंस निकला जी? 1 लाख को 14% से तकसीम किया और 16% से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 16% लेना है ना हमने रेफरेंस पॉइंट में। 1 लाख को 14% से तकसीम किया, क्या आंसर आया? 776। ये वो फंड पे पैसे पड़े हैं, इसके ऊपर 16% तक का इंटरेस्ट लग सकता था। जी सारों का आ गया, ऑब्वियसली सारों का आ गया। इसका मतलब है 96,000 तक का इंटरेस्ट दिया जा सकता था एक एंगल से, और दूसरा है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस विच एवर इज हायर। 1,14,000 तक की लिमिट थी, लेकिन अभी भी एम्प्लॉयर ने तो 1 लाख डाला है, ये भी लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। इसका मतलब है नथिंग विल बी एडेड इन द सैलरी। क्या हमने इंटरेस्ट की लिमिट क्रॉस की है? नहीं की है। लिमिट के मुताबिक हम 1 लाख विच एवर इज हायर, हमारी लिमिट है ना,
1,14,286 रुपए तक का इंटरेस्ट क्रेडिट कर देते तो तब भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन अगर 1,14,000 की बजाय 1,25,000 कर दिया होता तो फिर ऐड हो जानी थी बाकी, हायर विल बी एडेड। अब यहाँ सारी कहानी इस बात में है कि ये वर्किंग आपने परफॉर्म कैसे करनी है। सर आपने 96,000 इधर देखें, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ दोबारा कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपके जहन में हो आपने पिक कैसे करना है। इंटरेस्ट मिला कितना है जी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड 1,00,000, ये हमने आउटर कॉलम में रखा, और इसमें से हायर ऑफ पॉइंट ए बैलेंस कितना पड़ा है, इंटरेस्ट कितना मिला 1,00,000 डिवाइडेड बाय 14%, इसका 16% मल्टीप्लाइड बाय 16%। अच्छा, परसेंट ना भी लिखेंगे तो परसेंट से कैंसिल हो जाना है, फिर भी आंसर वहीं पहुंच जाए। एक लिमिट आ गई 96,000, ये नहीं आना आंसर। 11,42, चलो जी 1,14,000 एक लिमिट आ गई, ठीक होगी बात। बी पॉइंट 1/3 ऑफ 2,40,000 जमा 48,000 96,000, विच एवर इज हायर 1,14,286, विच एवर इज हायर। तो क्या ऐड होना है, कुछ भी नहीं, हमने लिमिट क्रॉस नहीं। अब बार बार नहीं कंफ्यूज होना। हाउ टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन, पहले सवाल में से ढूंढना है कि फंड में इंटरेस्ट गया कितना है, फंड में इंटरेस्ट गया कितना। नंबर 2, हमारी लिमिट क्या है, एक लिमिट है बैलेंस कैलकुलेट करके उसका 16%, बैलेंस कैलकुलेट करके उसका 16%, एक लिमिट आ गई। अब इसमें कितनी रॉकेट साइंस है भाई। दूसरा है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 1/3, तो ये भी निकाल लेंगे। इनमें से कौन सी लिमिट है हमारी, बड़े वाली, विच एवर इज हायर, तो इनमें से बड़ी फिगर को कंपेयर कर लिया। अब देखना है लिमिट क्रॉस हुई है कि नहीं। विच एवर इज हायर, क्लियर है बात के नहीं, विच एवर इज हायर। और जब एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात आ रही है तो फिर उसी तरह ही करना है, एम्प्लॉयर की अमाउंट उठा लेनी है पहले। अब देखना है मेरी लिमिट क्या है, तो लोअर ऑफ ए 1.5 लाख, बी 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस विच एवर इज, ये लोअर यहाँ लाएंगे। अब देखेंगे लिमिट क्रॉस हुई है कि नहीं हुई है, क्रॉस हुई है तो एडिशनल अमाउंट, नहीं हुई तो बस कुछ भी नहीं, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, क्यों जी, पक्की बात है। चलें जी आगे चलते हैं। बेसिक सैलरी ऑफ कामरान इज 30,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस इज 5,000 पर मंथ, employee contribution in provident fund is 6,000 per month and the same amount is contributed by interest credited during the year is 1,60,000, fund is recognized। ठीक है ना, क्या करना है, सबसे पहले तो सैलरी उठा लेनी है। बेसिक सैलरी कितनी है, डियरनेस अलाउंस, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन आगे लिख दिया नो ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कितने पैसे डाले हैं 72,000 डाला, लिमिट लगानी है लोअर ऑफ 1.5 लाख और 1/10 ऑफ वो कितना बन गया 42,000, विच एवर इज लोअर
बार कंट्रीब्यूट किया जा सकता था, उसने 72,000 लिमिट क्रॉस हुई है, कितनी अमाउंट से? 30,000 विल बी ट्रीटेड एज सैलरी। प्रोविडेंट फंड जी, कोई सैटरडे को गाला खत्म हो गया। इन्होंने नवाज शरीफ का भी इस्तकबाल करना है जूतों से। ये तो आप लोगों ने बताना है, आप उस डिपार्टमेंट से हैं, पहले पूछ लें। नहीं, इस वीक में ही होना है ना, मंडे को अगला वीक शुरू हो गया। फ्राइडे को टेस्ट, सैलरी का प्रोविडेंट तक का सिलेबस, सैलरी का प्रोविडेंट तक का सिलेबस, या चले प्रोविडेंट भी रहने दें, प्रोविडेंट से पहले तक का सिलेबस। अच्छा, प्रोविडेंट तो अभी ठीक करके ही भेजना है ना हमने आज, प्रोविडेंट तक सिलेबस। ठीक होगी भाई, बात समझ आ गई है? ओके, अच्छा जी राम, लिमिट कैसे चेक करनी है, ये बात हमें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों भाई, तुम्हें तो पहले समझ आ गई। अच्छा जी, एक लिमिट हमने चेक कर ली है, कौन सी? एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की। दूसरी लिमिट कौन सी चेक करनी है? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कितना मिला है? 1,60,000। अब बैलेंस कोई नहीं गिवन है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1,60,000। इसका मतलब 1,60 में से अब 1/3 ही डायरेक्टली देख लेंगे, क्योंकि हमें और तो कोई अमाउंट, हमारे पास गैप का इल्म तो कोई नहीं है। अगर तो रेट गिवन होता तो फिर बैलेंस निकाल के हम वो ट्रीटमेंट निकाल लेते, और अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट कितनी? 1/3 ऑफ सर, ये क्या हो गया भाई? जाहिर है लिमिटेशन ऑफ डाटा का उसूल लग गया जब आपने हमें बैलेंस बताया ही नहीं है। अच्छा, बताना जरूरी नहीं, हमें इस काबिल कर देते कि हम कैलकुलेट कर लेते। आप में से बहुत सारे बच्चे तो क्यूएम भी मेरे से पढ़ के हैं। हम कहते थे या स्लोप बता दें या स्लोप कैलकुलेट करने के काबिल कर दें, हाइड कर दें भले। अब पिछले सारे उसमें हाइड हुआ था बैलेंस, लेकिन गिवन था वी कैन कैलकुलेट, लेकिन यहाँ कैलकुलेट भी नहीं कर सकते थे। इसका मतलब है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। तो दैट इज 1,40,000 की हमारी अपर लिमिट थी, लेकिन 1,60,000 इंटरेस्ट आ गया है, तो क्या हुआ? माइनस कर दिया। कुछ बात समझ आई है? अगर हम वापस चले जाएं और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट सी स्लाइड ओपन करें, तो अब हमें समझ आ गया कि यार ये बातें हो रही हैं। और एक बात और अहम तरीन बात है, ये सारे सवाल कौन से वाले के थे? इन सालों के थे, ड्यूरिंग द ईयर के थे। इनमें से किसी सवाल में नहीं ये कह रहे थे कि वो रिटायर हुआ है और इतने पैसे मिल गए, क्योंकि ये बात जर्नली एग्जामिनर ने नहीं पूछनी, क्योंकि वहां तो करना ही कुछ नहीं है, वहां तो एग्जाम्प्ट है सारा कुछ। ये बात समझ आई है जो मैंने आखिरी जुमला बोला है? वो कहते जी मिस्टर कामरान इस साल रिटायर हुआ है और प्रोविडेंट फंड से उसे 25 लाख मिला है, तो बस एग्जाम्प्ट करके आगे चल पड़ना था, वर्किंग तो इन्वॉल्व नहीं हुई है। इसका मतलब है अगर एग्जामिनर ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का सवाल पूछना है तो उसने ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट पूछना है। जैसे अब ये किसी साल के सवाल हम पूछ रहे हैं, कैलकुलेट कैसे करना है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख वर्सेस 1/10 ऑफ डियरनेस अलाउंस प्लस बेसिक सैलरी, व्हिचएवर इज। अब आपके जिम्मे काम क्या है, घर जाके आपने क्या काम करना है? ये देखिए, यहाँ एक सवाल बना हुआ है, ये वैसे हमने कल आके, अच्छा आप अभी कुछ ना करें, यही सवाल रिपीट करने हैं आपने। वैसे इसके बाद हमने ये कम्प्रिहेंसिव सवाल बनाया हुआ ये वाला, लेकिन इसको हम कल क्लास में सॉल्व कर लेंगे ताकि ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी।